बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर का। तो आर्टिकल का नाम है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने से पहले इस पे कुछ टर्म्स, 3 टर्म्स जो है ना वो आप क्लियर करेंगे। एक तो कम्प्लेक्सिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, रेगुलेटरी मैकेनिज़्म और प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, ये कम्प्लेक्सिटी क्या होती है ये हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेरी कम्प्लेक्स। तो कम्प्लेक्स का लफ्ज़ी मतलब तो है पेचीदा, मुश्किल किस्म की साख्त। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये लफ्ज़ जो है ना रिलेटेड है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर वेरी कम्प्लेक्स। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने एट ए टाइम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, और यानी कम्प्लेक्सिटी का ताल्लुक होता है फंक्शनैलिटी से। कम्प्लेक्सिटी का ताल्लुक फंक्शनैलिटी से है। जितना कोई जानदार कम्प्लेक्स होगा उसके फंक्शंस भी उतना डिफरेंट होंगे। तो इस वजह से तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू नॉन लिविंग कम्प्लेक्स नहीं हो सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स होते हैं, उन्होंने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, उन्हें चलना होता है, सांस लेना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है, थिंकिंग करनी होती है, उन्होंने माहौल का रिस्पांस देना होता है। तो एक बॉडी ने लातादाद फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। तो इस वजह से एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कम्प्लेक्सिटी। तो इसलिए हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ हाई डिग्री ऑफ complexity by which are able to carry out number of process। क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ प्रोसेस, लातादाद किस्म के प्रोसेस को करना होता है, परफॉर्म करना होता है। सम आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इन जानदारों में कुछ तो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, और यही कम्प्लेक्सिटी जो होती है एक लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस का बायस बनती है। तो सम आर वेरी कम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड विच आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग, जिसकी वजह से हम उनको नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं। तो मकसद कहने की है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इस बुनियाद पर कम्प्लेक्स होते हैं। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत ये भी है, दे हैव रेगुलेटरी मैकेनिज्म। उनके अंदर एक बाकायदा एक निज़ाम, सिस्टम, रेगुलेट करने का एक निज़ाम मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनकी तमाम एक्टिविटीज़ एक प्रॉपर तरीके से जो है ना चल रही होती हैं। तो इसके लिए उनके अंदर एक कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम जिसको हम कहते हैं रेगुलेटरी सिस्टम, जिसकी वजह से उनके डिफरेंट फंक्शंस दे आर अंडर कंट्रोल। मिसाल के तौर पर जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में राउंड द क्लॉक टेम्परेचर 37 से ना बढ़ेगा ना कम होगा। चाहे हम जितना एक्सरसाइज करें, चाहे हम कहीं पर भी जो है ना किसी भी इन्वायरमेंट में चले जाएं, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो 37 रहेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारे अंदर एक रेगुलेटरी सिस्टम है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें स्वेटिंग शुरू हो जाती है, टेम्परेचर कम होता है तो हमारी शिवरिंग शुरू हो जाती है। मकसद क्या है कि उस रेगुलेटरी निज़ाम ने लिविंग सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो यही बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब बिल्ट इन का मतलब होता है कि बाई बॉर्न अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक मैकेनिज्म रख दिया है जिसके तहत हमारे बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ अंडर कंट्रोल होती हैं, विच इंटरएक्ट विद द इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट के साथ जो है ना इंटरेक्ट कर सकते हैं, ताकि टू सस्टेन इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है बका, सस्टेन का मतलब होता है कायम करना, जिसकी वजह से एक जानदार अपने आप को किसी भी माहौल में जिंदा रखता है और अपने फंक्शंस को कायम रखता है। ये तीसरा लफ्ज़ है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं सेल के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से होते हैं। सेल के 3 हिस्से हैं, यानी एक न्यूक्लियस है, एक साइटोप्लाज्म है, और एक उसकी बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में जो है ना सेल वॉल भी होती है,
पौधों के सेल के अंदर, जानवरों के सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो लिविंग थिंग हैज स्ट्रक्चरल सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, तो इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की तारीफ भी ज़हन में रखनी है। इसकी दूसरी तारीफ ये है कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है न्यूक्लियस जमा साइटोप्लाज्म, अगर सेल मेम्ब्रेन भी होगी तो फिर उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो बहरहाल ये तीन लफ्ज़ जो है ना डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं कि तमाम, और ये कैरेक्टर्स में भी शुमार होते हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर एक बाकायदा रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होता है और उनके अंदर सबसे अहम सब्सटेंस उनके सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला लेवल है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो कायनात की हर चीज़, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो केमिकल्स की बनी होती है। तो केमिकल्स में जो सबसे सिंपल यूनिट है केमिकल्स की, वो है एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो all living and non-living things are made up of units called atoms and subatomic particles। एटम्स के बने होते हैं और एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब का मतलब होता है छोटे, जो उनके छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो तमाम जानदार, तमाम बेजान अशिया एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। दूसरा लेवल होता है मॉलिक्यूलर लेवल। जहाँ तक मॉलिक्यूलर लेवल की बात है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, ये नॉन लिविंग में तो फ्री फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा ये कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। इस वजह से इन ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्स कैन नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। किसी भी जानदार के अंदर एलिमेंट्स फ्री फॉर्म में नहीं होते, हमेशा किसी कंपाउंड फॉर्म में होंगे, जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन थ्रू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। उसकी वजह क्या है, क्यों पाए जाते हैं ये कंबाइंड फॉर्म में? क्योंकि जो एटम्स होते हैं उनमें सिवाय चंद एटम्स के अक्सरियत एटम्स ऐसे हैं जिनके ऑर्बिट, आखिरी ऑर्बिट जो होते हैं वो नामुकम्मल होते हैं। इस हवाले से केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। तो इस रूल के मुताबिक एटम्स के आखिरी ऑर्बिट में उनकी ख्वाहिश होती है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, या डुप्लेट रूल के मुताबिक एटम्स के आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होने चाहिए। तो इस ऑक्टेट को और डुप्लेट को, यानी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने को या 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने को जो है ना हम डुप्लेट या ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो ये सिवाय चंद एटम्स के, अक्सरियत एटम्स के अंदर ये सिचुएशन पाई जाती है कि उनके आखिरी ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं। अब वो कौन से एटम्स हैं जिनके आखिरी ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं? वो चंद हैं, जैसे जो है ना नोबल गैसेस, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन वगैरह। इनके आखिरी ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं, ये फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। लिविंग के अंदर भी पाए जाते हैं, नॉन लिविंग के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं होते।
इस वजह से वो अपने आप को दूसरों के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। किसके थ्रू मिलते हैं? मिल सकते हैं आयनिक बांड के जरिए या कोवलेंट बांड के जरिए। जब ये आयनिक और कोवलेंट बांड के जरिए मिलते हैं तो इनके मिलने से फिर कंपाउंड्स बनते हैं। उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ये स्टेबल किस्म के कंपाउंड्स हैं, और इन स्टेबल कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल। तो आप यही बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो हमने बायो एलिमेंट्स पढ़े हैं ये आइसोलेटेड फ्री फॉर्म में नहीं होते, ये हमेशा कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, और उन कंपाउंड फॉर्म को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस तरह मॉलिक्यूल की तारीफ यही होगी कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, और कंबाइंड फॉर्म को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इन एलिमेंट्स की जो वैरायटी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। उसकी वजह यह है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट अरेंजमेंट के तहत मिलते हैं। जब इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है तो इससे मुख्तलिफ किस्म के मुरक्कबात बनते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर में, फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं। तो यही बात डिफरेंट टाइप ऑफ दी बॉन्डिंग अरेंजमेंट, इनकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट, इनकी बॉन्डिंग नेचर की वजह से प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर ये नेचर पाई जाती है कि उनकी अरेंजमेंट, बॉन्डिंग अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। अब बॉन्डिंग अरेंजमेंट का मतलब समझ लें कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये 2, 3, 4 इस तरह के डिजिट मैंने लिखे हैं। अब अगर इनको मैं ऐसे मिलाऊँ 1, 2, 3, या इसको मैं ऐसे मिलाऊँ 2, 3, 1, या इसको ऐसे मिलाऊँ 1, 3, 2, अब देखिए डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से अमाउंट जो है ना वो चेंज हो रही है। तो जब ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स के तहत ये एलिमेंट्स मिलते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के मुरक्कबात बनाते हैं। टू बी कंस्ट्रक्टेड इन दी ग्रेट वेराइटी एंड कम्प्लेक्सिटी। नतीजा ये निकलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वेराइटी में होते हैं और कम्प्लेक्सिटी में होते हैं। और ये क्यों होता है? अभी हमने बात की है कम्प्लेक्सिटी का ताल्लुक फंक्शनैलिटी से होता है। तो जब डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये मिल रहे होंगे तो इस वजह से उनके फंक्शंस भी डिफरेंट अंदाज से परफॉर्म होते हैं। चलिए अब इन मॉलिक्यूल्स की, इन कंपाउंड्स की जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं ऑन दी मॉलिक्यूलर बेस। मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पर ये 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है। जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं प्रोटीन, स्टार्च। इसके अलावा हम मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेस ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एक कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इन लिविंग वर्ल्ड मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हो सकती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होंगे, इसकी डेफिनेशन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद। Those molecules in which carbon and hydrogen atoms present together they are called organic molecule। जैसे CH4 इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे क्योंकि इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद हैं। इसी तरह इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होते, अलग-अलग तो हो सकते हैं। जैसे हम मिसाल दे सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह जो है ना अमोनिया, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन नहीं है। तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 बेसिस की बुनियाद पर ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पर जिनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं,
जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, एक वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और दूसरा, कार्बन और हाइड्रोजन की बुनियाद पर, ये दो तरह के होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की बुनियाद पर एक होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होते, उनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो आमतौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर आर मोस्ट एबंडेंट बायो एलिमेंट्स इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये सल्फर आपने बायो एलिमेंट्स में 6 बायो एलिमेंट्स में नहीं पढ़ा, तो उसकी वजह ये कि सल्फर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वो चूँकि फोटोसिंथेसिस में H2S इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर सल्फर पाया जाता है। तो सल्फर भी एक एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुमार होता है। अच्छा, एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और ATP, AMP और ADP, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये ग्लूकोज आमतौर पर जो है ना कार्बोहाइड्रेट के सब यूनिट्स हैं, प्रोटीन के सब यूनिट्स अमीनो एसिड हैं, और लिपिड के सब यूनिट्स फैटी एसिड्स हैं, और इसके DNA और RNA के सब यूनिट जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो ATP, AMP और ADP बनाते हैं। इनकी डिटेल हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।